नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार रावत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पैंक्रियास और पैंक्रियाटाइटिस नामक बीमारी के बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, पैंक्रियास हमारे अब्डोमेन पेट में एक ऐसा ऑर्गन है जिसका मुख्य दो रोल होता है। एक डाइजेस्टिव जूसेस बनाना जो कि खाने को पचाने में मदद करता है, दूसरा इंसुलिन बनाना जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए सहायक होता है। जब किसी इंसान को पैंक्रियाटाइटिस नामक बीमारी घोषित की जाती है तो ये दोनों फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, यानी कि एंडोक्राइन फंक्शन यानी कि इंसुलिन बनाना और एक्सोक्राइन फंक्शन यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस का ना बन पाना। तो पैंक्रियाटाइटिस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस यानी कि अचानक जो पैंक्रियाज में बीमारी हुई है। दूसरा होता है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, जिसमें कि धीरे धीरे शनय पैंक्रियाज डैमेज हो रहा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में बात करेंगे। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर हिंदुस्तान में दो कारण प्रमुख रूप से पाए गए हैं। एक है अल्कोहल रिलेटेड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, दूसरा है गॉल ब्लैडर स्टोन रिलेटेड पैंक्रियाटाइटिस, जिसको बिलियरी पैंक्रियाटाइटिस भी बोलते हैं। एक इंसान जो कि अधिक मात्रा में लगातार निरंतर मदिरा पान करता है, उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो कि लीवर से संबंधित, हार्ट से संबंधित, नर्व से संबंधित बहुत सारी हो सकती है। लेकिन पैंक्रियाज एक मुख्य बीमारी है जिसमें उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। दूसरा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने का कारण है गॉल ब्लैडर में स्टोन होना। जब ये स्टोन पित्त की नली के द्वारा पैंक्रियाज की नली में फंस जाते हैं तब भी ये पैंक्रियाटाइटिस करते हैं, जिसको हम बिलियरी पैंक्रियाटाइटिस करते हैं। तो अल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस, बिलियरी पैंक्रियाटाइटिस, इन दोनों के सिवाय और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी दवाइयों के कारण कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि पैंक्रियाज को अफेक्ट कर सकती हैं, इसको ड्रग इंड्यूस पैंक्रियाटाइटिस। फिर होता है कुछ वायरसेस के अफेक्शन के कारण भी पैंक्रियाटाइटिस होते हैं। कुछ कभी ट्रॉमा हो जाता है, पेट पे चोट लग जाती है, बाइसाइकिल का हैंडल लग जाता है या फिर कार की स्टीयरिंग लग जाती है पेट में, तो उसमें भी इसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक पैंक्रियाटाइटिस। तो दोस्तों, कभी पैंक्रियाज की जो नली होती है उसके मुंह पे भी, नली के मुँह पे भी कैंसर डेवलप होता है, तो उसके कारण जो नली का जो फ्लो है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो कैंसर भी एक कारण हो सकता है, स्पेशली हमारे बुजुर्ग लोगों में। कुछ कीमोथेरेपी होती हैं, उसके कारण भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अच्छा, किसी को पैंक्रियाटाइटिस हुआ, सभी के लक्षण लगभग जैसे होते हैं। यह पेट में तीव्र, बहुत ही सीवियर, कंटिन्यूअस पेन होता है। पेन के जो पेट के ऊपरी हिस्से में होता है और वो पीछे कमर तक जाता है। इसके साथ साथ उसको उल्टियाँ होती हैं जिसमें पित्त आता है और उसका पेट फूलने लगता है। अच्छा, पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैंक्रियाज तो अफेक्ट होती ही है, साथ साथ उसके आसपास के ऑर्गन जैसे किडनी, इंटेस्टाइन, अमाशय, फेफड़े, ये सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इंसान को किडनी फेलियर हो सकता है, इंसान को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, इंसान को जब स्टमक इन्वॉल्व होती है तो वॉमिटिंग होती है, और इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है तो हवा, गैस और स्टूल पास होना बंद हो जाता है, पेट फूलने लगता है। तो दोस्तों, जब पैंक्रियाटाइटिस होती है तो ये समझ के चलिए कि लगभग 80% लोगों में ये माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस होती है और कुछ हफ्ते 10 दिन में वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों का सेवन जिसके कारण ये हुई है बार बार करते रहेंगे तो ये आगे चल के सीवियर पैंक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट भी हो सकती है। और दोस्तों, जो पैंक्रियाटाइटिस जो होती है कभी 20% लोगों में बहुत सीवियर होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और आईसीयू मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कभी उनके लंग्स इतनी तरह काम नहीं कर पाते तो उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है तो हमको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और किडनी फेलियर होता है तो डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसको बोलते हैं एक्यूट सीवियर पैंक्रियाटाइटिस। डिफरेंट इसके क्राइटेरिया होते हैं पैंक्रियाटाइटिस के सीवियरिटी को डिफाइन करने के, हम उस सब में नहीं जाएंगे। अच्छा, जब किसी पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस हुई है और सीवियर पैंक्रियाटाइटिस लग रही है
तो उसको डेफिनेटली एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए जहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध हो। वहाँ पर ही इस पेशेंट का संपूर्ण इलाज हो सकता है और उसकी जल्दी और अच्छी रिकवरी संभव है। दोस्तों, अगर पैंक्रेटाइटिस को सही समय पर नहीं मैनेज किया गया तो उसके काफ़ी गंभीर परिणाम होते हैं और ऐसे परिणामों में किडनी फेलियर या फिर पेशेंट को की मृत्यु भी हो सकती है। तो जब इसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब पैंक्रेटाइटिस होती है तो पैंक्रियाज के आसपास जो है पानी की झिल्ली जैसी बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोसिस्ट। कभी कभी पैंक्रियाज इतनी ज़्यादा गल जाती है कि उसका जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं वॉल्ड ऑफ पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस। ऐसे केसेस में कभी हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो गैस्ट्रो सर्जन जो है या फिर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसको हम उस कलेक्शन को ड्रेन कर सकते हैं, चाहे वो बाहर से ट्यूब डाल के या फिर अंदर ही इंटेस्टाइन से कम्युनिकेशन करके। तो उसको बोलते हैं सिस्टो गैस्ट्रोस्टमी या सिस्टो जेजुनोस्टमी, जो कि ऐसे पेशेंट के इलाज के लिए काफ़ी सहायक होती है। तो दोस्तों, जब किसी पेशेंट को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे वो माइल्ड है या सीवियर है, ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को डिसाइड करने दीजिए। आपको ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए जहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सुविधाएं हैं, ताकि इस बीमारी का शीघ्र पता लगाया जा सके, शीघ्र ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए, संपूर्ण ट्रीटमेंट हो पाए और मरीज को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो पाए। प्रथा हॉस्पिटल कानपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर गैस्ट्रो सर्जरी और गैस्ट्रो मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ पे इस तरह की गंभीर बीमारियों का संपूर्ण इलाज संभव है। धन्यवाद।